हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा एज ऑफ एलिजाबेथ, जिसमें हम कर रहे थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं। उनकी लाइफ देखी है हमने, कैसे क्या होता है, क्या उनका प्रोफेशन था। अब देखेंगे उनके वर्क्स, जो कि हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा लेक्चर 5 है और उसका पार्ट 2 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ठीक है, तो हमेशा हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बी पॉजिटिव और अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। जैसा हम अपने बारे में सोचेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, जैसे हमारे विचार होंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके कॉमेडी की। हमने किया था ना, क्लासिफिकेशन किया है ना हमने शेक्सपियर के वर्क का। क्लासिफिकेशन किया था, कोई ट्रेजेडी थी, कोई कॉमेडी थी और एक हिस्टोरिकल प्ले थे। उनमें हमने कैटेगराइज किया है शेक्सपियर के वर्क को। आज हम बात करेंगे कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की कॉमेडी करेंगे। उनकी कॉमेडीज़ को भी 3 टाइप से हमने डिवाइड कर दिया है। मतलब ए टाइप में वो होती हैं जो उनका मतलब शुरुआती दौर में वो लिखते हैं। ये इनके लाइक जब इन्होंने अपना राइटिंग स्टार्ट की थी ना, उसमें जो अर्लियर पीरियड होता है उसमें ये कॉमेडीज़ लिखते हैं वो। फिर सेकंड पीरियड, ये मिडल पीरियड है उनका कॉमेडी लिखने का, और ये उनका थर्ड है। ठीक है, इनको देख लेना। हम इनको जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आते जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे हम। चलिए, चलो मैं इनको एक बार बता देती हूँ। हमारे जो फर्स्ट उसमें क्या आता है, जो फर्स्ट पीरियड है उनका, जो अर्लियर पीरियड है, उसमें कौन सी कॉमेडी लिखते हैं वो, लव्स लेबर लॉस्ट, और सेकंड कॉमेडी ऑफ एरर, थर्ड इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये उनका अर्लियर पीरियड है। फिर आता है उनका मिडल पीरियड, उसमें लिखते हैं वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिडसमर्स नाइट ड्रीम, द टैमिंग ऑफ श्रो, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। और जो मैच्योर पीरियड होता है उसमें लिखते हैं, मतलब उनके जो लेटर पीरियड होता है उसमें है मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ट्रोलस एंड क्रिसिडे, ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर। ये सभी क्या याद रखना आपको, उनकी कॉमेडी हैं। ठीक है, चलो इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी हम बात करेंगे अर्लियर पीरियड की। अर्लियर पीरियड में क्या होता है, जो ये इनका पीरियड होता है ना, इसमें ऑल इन दिस ग्रुप बॉयस्टरस एंड फार्सिकल कॉमेडीज, इट इज कॉल्ड हिज प्रेंटिस वर्क। उनके इस पीरियड के वर्क को प्रेंटिस वर्क बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि इस पीरियड में ना वो थोड़ा सा लाइक इमेच्योरिटी के तौर पे लिख रहे थे। कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई देती इनके वर्क में। एक लाइक दे आर ट्राइंग हिज हैंड इन कॉमेडीज़, मतलब मैच्योरिटी नहीं है, कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है, सिर्फ वो एक नौसिखिए की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कॉमेडी कौन सी आती है इसमें, कॉमेडी ऑफ एरर। जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात करेंगे हम। ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डीपली जाएंगे तो शेक्सपियर के इतने वर्क्स हैं, हम पूरा 2-3 महीने उसमें ही लगा देंगे। हमें सिर्फ वो करना है जो हमारे नेट में पूछा जाता है। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर में क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये सबसे छोटा प्ले है शेक्सपियर का। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। इसमें 2 ब्रदर होते हैं, 2 मतलब ट्विंस सेट होता है। 2 ब्रदर एक तरह होते हैं, 2 ब्रदर एक तरफ होते हैं, और उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी। ठीक है, ट्विन तो होते ही हैं, उनका सेट होता है, एक सेट ट्विंस का अलग, एक सेट ट्विंस का अलग। ठीक है, ऐसे उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है, उनको पहचानने में लोग गलतियां करते हैं और इससे कॉमेडी आती है। ठीक है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्लैपस्टिक कॉमेडी। ठीक है, स्लैपस्टिक कॉमेडी इसमें क्यों, मतलब इसका क्या मतलब है, स्लैपस्टिक कॉमेडी का मतलब होता है लाइक चार्ली चैपलिन के एपिसोड देखे हैं ना आपने, जिस टाइप की वो कॉमेडी क्रिएट करता है ना, जैसे हमें ह्यूमर पैदा होता है उनकी कॉमेडी को देख के, वो कैसे एक्टिविटी कर रहा है, मतलब स्लैपस्टिक कॉमेडी उसको बोला गया है। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ एरर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। ये स्टोरी है 2 सेट्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस। उनकी मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं। एक मिनट, ये हैं एंटीफोलस ऑफ साइरक्स एंड उसका सर्वेंट था डोर्मियो,
और जो यूफस में रह रहे होते एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे एंटीपोलस जो इस एंटीपोलस का ब्रदर है, और इनका इस एंटीपोलस का जो सर्वेंट होता है डोर्मियो, वो इसका ब्रदर है। ठीक है, डोर्मियो साइरस और डोर्मियो यूफस ये ट्विन्स हैं। एंटीपोलस ऑफ साइरस एंड एंटीपोलस ऑफ यूफस ये दोनों ट्विन्स हैं। ठीक है, मतलब इनका नाम याद रख लेना। ये जो ट्विन्स के नाम क्या है, ज़्यादा इसमें डीपली मत जाना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट यही है, ये शॉर्टेस्ट प्ले है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, मिस्टेकन आइडेंटिटी है इसमें, बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा आता है हमारा टू नोबल किंग्समैन। टू नोबल किंग्समैन यहाँ मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था। चौसर में जो हमारे नाइट्स होते हैं ना, जो एक स्टोरी टेलर होते हैं, उनका एक वो स्टोरी सुनाते हैं नाइट, पालमन एंड आर्सिट, उसकी स्टोरी पे बेस्ड है टू नोबल किंग्समैन। बस यहाँ से इतना ही करना है। फिर एक वर्क है इनका शेक्सपियर का दूसरा वर्क है टाइमन ऑफ एथेंस। ठीक है, इट इज़ ए ट्रेजेडी ऑफ मिसएंथ्रोपी। उसकी थीम क्या है, ग्रीड एंड हीरो इज फॉन्ड ऑफ पार्टी। ये 3 फैक्ट यहाँ से याद रखना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना, ना इसकी समरी पढ़नी है, टाइटल याद रखना है और ये तीनों फैक्ट। टाइमन ऑफ एथेंस, इट इज़ ए ट्रेजेडी ऑफ मिसएंथ्रोपी, थीम क्या है, ग्रीड है, और हीरो फॉन्ड ऑफ पार्टी, वो पार्टी करने में काफ़ी मतलब उसको अच्छा लगता है। और टू नोबल किंग्समैन, इट इज़ बेस्ड ऑन चौसर्स नाइट टेल, पालमन एंड आर्सिट। फिर दूसरा वर्क आता है उनका टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इट इज़ ए कॉमेडी ऑफ फ्यू कैरेक्टर्स। जो हमारी कॉमेडी ऑफ एरर क्या थी, वो शॉर्टेस्ट प्ले था, इसमें फ्यू कैरेक्टर, सबसे कम कैरेक्टर हैं शेक्सपियर के इसमें। ठीक है, सबसे कम कैरेक्टर हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें दो हीरो होते हैं, पोर्टियस एंड वैलेंटाइन, और एक लड़की होती है जूलिया। ये जूलिया यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा ना डिस्गाइज रहती है, मतलब मेल के भेस में रहती है हर जगह। और सबसे पहला एग्जाम्पल है शेक्सपियर के वर्क्स में, हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पे फीमेल डिस्गाइज एज मेल, वो अपने आप को मेल के भेष में, अपने आप को मेल का भेष धारण कर लेती हैं, मतलब मेल बन जाती हैं। लाइक 12th नाइट आपने एमए में पढ़ा होगा, वहाँ पे वायला होती है, वो ट्विन्स होते हैं ना वहाँ पे, वायला एंड सेबेस्टियन। तो वायला हमेशा सिजेरियो एज ए सिजेरियो बन के रहती है, मतलब मेल के भेष में रहती है सिजेरियो नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में एक जूलिया करेक्टर है, वो सबसे पहला एग्जाम्पल है शेक्सपियर का, जो मेल एज ए मेल डिस्गाइज होती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्टर क्या याद रखने हैं, पोर्टियस, वैलेंटाइन एंड जूलिया, और इट इज़ ए कॉमेडी ऑफ फ्यू करेक्टर्स। अभी बात करते हैं हम मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, इट इज़ आल्सो ए कॉमेडी। ये क्या है, इसमें काफ़ी सेवरल प्लॉट्स हैं। सेवरल प्लॉट्स मतलब एक मेन प्लॉट होता है, उसके सब प्लॉट होते हैं, ऐसे है ये। इसमें क्या है, इसकी स्टोरी आप इसको, ये मस्ट रीड है, इसको कर लेना अच्छे से, मैं भी बता रही हूँ और आप भी करना। इसमें एक एंटोनियो होता है करेक्टर, बोसेनियो, ये दोनों फ्रेंड हैं, एंटोनियो और बोसेनियो दोनों फ्रेंड हैं। बोसेनियो जो है, ये बासनियो नहीं है, BOSS। ठीक है, बोसेनियो है। बोसेनियो जो एक रिच हायरस है, पोर्शिया, उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास जाता है और उसको बताता है मैं ऐसे ऐसे शादी करना चाहता हूँ पोर्शिया से, और मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि इतना अमीर नहीं है, लेकिन जो पोर्शिया अमीर है। तो एंटोनियो बोलता है मेरे काफ़ी कुछ शिप हैं, तो वो जब आएंगे वहाँ से समुद्र से जब आएंगे मैं पैसा दे दूंगा। वो बोलता है मुझे नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो एंटोनियो बोलता है चल मेरे पास नहीं है, मैं तुझे लोन ले लेता हूँ किसी से और वो दे दूंगा तुझे। मतलब एंटोनियो अपने लेवल पे लोन लेता है, और किससे लोन लेता है एंटोनियो, शायलॉक, इंपॉर्टेंट करेक्टर, शायलॉक से वो लोन लेता है। और जो इनके बीच में डील होती है, एंटोनियो और शायलॉक के बीच में क्या डील होती है, वो बोलते हैं शायलॉक, यहाँ पे ना एक वो प्यूरिटन दिखाया गया है। ठीक है, तो शायलॉक क्या बोलता है, अगर तुम मेरा, उसको ना इससे कुछ जेलसी होती है और ये इससे बदला लेना चाहता है। शायलॉक बोलता है अगर तूने मेरा लोन नहीं चुकता किया ना, जो टाइम फिक्स हुआ अगर उस दिन, फिर मैं क्या करूँगा, ए पाउंड ऑफ फ्लैश, मैं तेरे शरीर से कुछ अंग काट लूँगा, तेरे शरीर का 1 पाउंड हिस्सा मांस कर लूँगा। ऐसी डील होती है। ठीक है, तो ऐसे एंटोनियो मान जाता है इस डील को और पैसे ले लेता है और बोसेनियो को दे देता है। बोसेनियो चला जाता है और पोर्शिया के पास चला जाता है, और वहाँ पे इसकी शादी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है चल रहा होता है, तो वहाँ पे चला जाता है। तो इसकी अभी शादी क्या मतलब इसके फादर ने जो कुछ कंडीशंस रखी थी पोर्शिया को जीतने के लिए, मतलब जो पोर्शिया से शादी करना चाहता है उसके लिए उसके फादर ने कुछ कंडीशन रखी हैं। उसने 3 कास्केट होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं।
इसके फादर ने क्या कंडीशन रखी थी, इन्होंने 3 कास्केट मतलब 3 बास्केट होती हैं, एक गोल्ड की बास्केट, एक सिल्वर की बास्केट और लीड की, ये पढ़ लेना। सिल्वर उन पे कुछ लिखा होता है, सिल्वर गोल्ड, और इन पे जो और किंग भी आए हुए थे तो वो चूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर को, लेकिन जो हमारे जो बोशैनियो हैं वो किसको चूज करते हैं, लीड कास्केट को। और उस पर लिखा हुआ है हु चूज मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ, ठीक है, वो इसको चूज करता है और पोर्शिया का हाथ जीत जाता है, मतलब वो उससे शादी कर लेता है। ठीक है, अभी बात करते हैं, दोबारा से इधर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं। जो हमारी पोर्शिया होती है उसकी एक फ्रेंड होती है, मतलब मेड होती है पोर्शिया की, नेरिसा, इंपॉर्टेंट है ये नेरिसा, और एक और होता है कैरेक्टर इसमें जेसिका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्शिया, नेरिसा एंड जेसिका। आप इनको अच्छे से देखना, सभी कैरेक्टर को, एंटोनियो, बोशैनियो, जेसिका, नेरिसा एंड पोर्शिया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है लोरेंजो और बाल्थजार, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ। जो लोरेंजो है और बाल्थजार है, कहाँ पे आए थे ये कैरेक्टर, ये वहाँ पे आए थे ना थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी में, और बोला जाता है शेक्सपियर मतलब यूनिवर्सिटी विट को कॉपी कर रहा था, तो देखो यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर भी एज इट इज उठाए हैं। ठीक है, लेकिन अगर लोरेंजो और बाल्थजार पूछे जाएं किसके कैरेक्टर हैं, ये थॉमस किड के ही कैरेक्टर माने जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, इंपॉर्टेंट जेसिका, नेरिसा, पोर्शिया, बोसैनियो और एंटोनियो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या स्टोरी चलती है। अभी वो जीत चुका है और उसकी शादी हो चुकी है पोर्शिया से। अभी वो दिन आता है जब वो उसके शिप वहाँ पे आ नहीं पाते, एंटोनियो के शिप नहीं आ पाते, और क्या फिर मतलब वो अपने डील के अकॉर्डिंग बोलते हैं मुझे अपना वो दो, अपने शरीर का हिस्सा दो, अ पाउंड ऑफ फ्लैश। लेकिन ये केस, ये एंटोनियो है जो बोशैनियो, ये मतलब वहाँ पे किंग की कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं भाई ऐसे नहीं होगा, तो वहाँ पे एक केस चलता है किंग की कोर्ट में, और वो कौन होता है वहाँ पे जज, कौन होता है, ड्यूक ऑफ वेनिस। वहाँ पे कौन होता है जज, होता है ड्यूक ऑफ वेनिस, हु प्रिसाइड ओवर द केस ऑफ शाइलॉक्स बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कुछ इसकी शाइलॉक को बोला जाता है, भैया आप ऐसा मत करो, इसकी काफ़ी मतलब इसको मनाते हैं लेकिन मानता नहीं है। और जो पोर्शिया है अपनी फ्रेंड के साथ आती है एज ए डिस्गाइज, बात की थी ना अभी, डिस्गाइज करके आती है, मोस्टली फीमेल इनकी डिस्गाइज रहती है एज ए फीमेल, तो ये एक वकील बनकर आती हैं मेल के भेस में, और इसकी तरफ से, एंटोनियो की तरफ से वो केस लड़ती हैं, लेकिन ये मना नहीं पाती और लास्ट में शाइलॉक जीत जाता है। और फिर क्या होता है, शाइलॉक बोलते हैं नहीं मुझे तो दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरे शरीर का हिस्सा चाहिए, ए पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। ठीक है, ऐसे बात होती है। तो इस टाइम पे पोर्शिया की एक फेमस स्पीच आती है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, इसको याद रखना। ठीक है, किसकी स्पीच है ये, क्वालिटी ऑफ मर्सी, किस वर्क में आती है, 12th नाइट में। ठीक है, और शाइलॉक के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीच होती हैं, हैथ नॉट ज्यू आइज, एक मिनट सॉरी करेक्शन है ये, मैंने शाइलॉक को प्यूरिटन बोल दिया, वो जूस था। ठीक है, जूस पे सटायर है ये। ठीक है, 12th नाइट में शाइलॉक क्या होता है, एक जू होता है, जूस। तो वो बोलता है हैथ नॉट अ ज्यू आई, क्या हमारे पास आंखें नहीं होती, क्या अगर तुम हमें पिंच करोगे हमें चुभन नहीं होगी, हम भी इंसान हैं, इस टाइप से बातें करता है वो शाइलॉक। और ये प्ले एंटी सीमेटिक है, एंटी सीमेटिक मतलब अगेंस्ट जूस। ठीक है, क्या फैक्ट याद रखना है, शाइलॉक जू है और वो उसकी स्पीच क्या है, हैथ नॉट ए ज्यू आई। पोर्शिया की स्पीच क्या है, क्वालिटी ऑफ मर्सी। ठीक है, यहाँ से इतना ही, आप एक बार इसको डीपली देख लेना इस वर्क को। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे विलियम शेक्सपियर के लिए, जो मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं, उनके ऊपर एक वो लिखते हैं, वो सोनेट, एक सोनेट लिखते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, उसका नाम क्या है, अदर अबाइड्स आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। अगर इसको देखना चाहो तो इसको सोनेट को देख लेना, मैथ्यू अर्नोल्ड के शेक्सपियर के ऊपर। अभी नेक्स्ट वर्क है हमारा मिडसमर्स नाइट ड्रीम। इसमें शेक्सपियर इंट्रोड्यूस ए वर्ल्ड ऑफ फेयरी, परियों का संसार इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे। और ये सेटिंग कहाँ पे है, कैसे क्या चल रहा होता है, इसमें स्टोरी कैसे चल रही होती है, इसकी सेटिंग है एथेंस में, और जो थीसस, जो किंग थीसस है एंड हिप्पोलेटा, जो किंग थीसस एंड हिप्पोलेटा, इनकी शादी का ओकेजन चल रहा है, मतलब इनकी शादी होने वाली है। और कुछ 6 कैरेक्टर्स हैं, मतलब 6 एक्टर हैं जो रिहर्सल कर रहे हैं प्ले के लिए, जो 6 कैरेक्टर हैं, 6 एक्टर हैं जो रिहर्सल कर रहे हैं प्ले के लिए, और प्ले का नाम है पायरमस एंड थिस्बे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो थीसस
और हिपोलिता, इनका जो शादी होगी ना वहाँ पे ये इस प्ले को प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे प्ले मतलब प्ले होगा ये उनकी ओकेशन की, जो उनकी शादी है उसमें इस प्ले को प्ले करेंगे वो, उसके लिए रिहर्सल चल रहा है। और एक और है 4 एथेनियंस लवर्स, ठीक है, इनको देखना ये कौन कौन है अच्छे से, ठीक है। ये इसकी स्टोरी मैंने बस समरी बताई है, आपको इसको डीपली जाना दोबारा से, ठीक है। और इसमें क्या है, वर्ल्ड ऑफ फेरी, 4 एथेनियन लवर हैं और 6 एक्टर्स हैं जो रिहर्सल कर रही हैं, पायरमस एंड थिस्बे का। और वर्ल्ड ऑफ फेरी में आपको क्या देखना है, इनका किंग कौन है, इनका अलग से किंग होता है, ये तो इनकी शादी मतलब किंग थीसस और हिप्पोलिटा की जो शादी का ओकेशन चल रहा है। लेकिन जब ये वहाँ पे जाएंगे ना वर्ल्ड ऑफ फेरी में, वहाँ पे सेटिंग होगी दोबारा से, वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग किंग होता है, जो परियों का किंग होता है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, और जो क्वीन होती है उसकी इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या स्टोरी चल रही है, आपको ये सब कुछ देखना है। उनका किंग है ओब्रियन किंग है, और क्वीन का नाम भी देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हाँ अभी क्या, हाँ ये है। और इम्पोर्टेंट करेक्टर कौन है इसमें, पक है, फार्स ऑफ बॉटम इम्पोर्टेंट है, मतलब वो एक बॉटम का जो एक करेक्टर है ये बॉटम, और पक ये करेक्टर है। जो बॉटम एक फार्स मतलब होता है कॉमेडी, एक इनकी स्पीच होती है इन कॉमेडी, वो एक डंकी का ईयर हाथ में पकड़े हुए हैं और कुछ बोलते हैं, वो एक फार्स होता है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखना क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, जो फेरी वर्ल्ड है उसके किंग क्वीन, और ये पीयूसी के पक कौन है, बॉटम कौन है, उसकी क्या स्पीच है, ठीक है। और ये मैं बता चुकी हूँ, पायरमस एंड थिस्बे इस प्ले को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो 6 करेक्टर है मतलब उसकी रिहर्सल चल रही है, वो इसमें पार्ट प्ले करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है पायरमस एंड थिस्बे, क्योंकि इसी नाम से हमारे अलेक्जेंडर बार्कले आएंगे आगे मेटाफिजिकल पोइट में, वो इसी नाम से अपना एक वर्क है उनका, याद रखना इसको, ठीक है। पायरमस एंड थिस्बे आल्सो रिटन बाय अब्राहम काउले, ठीक है। अभी बात करते हैं थीसस, जो हमारे किंग थे जिनकी शादी हो रही है, उनका एक फेमस स्पीच है ऑन आर्ट ऑफ पोइट्री, ठीक है। थीसस की फेमस स्पीच आर्ट ऑफ पोइट्री क्या है, क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं द लुनेटिक द लवर एंड द पोइट आर ऑफ इमेजिनेशन आल कॉम्पैक्ट। इंपॉर्टेंट स्पीच है, याद कर लेना इसको एज इट इज। वो बोलते हैं जो लुनेटिक मीन्स मैड, लवर और पोइट, ये इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, ठीक है, ऐसे बात करते हैं। और किसने बोली है ये याद रखना, थीसस ने बोल दिया। चलिए नेक्स्ट वर्क देखते हैं, टाइमिंग ऑफ श्रू, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है। ये 2 वर्क देखते हैं अभी हम। बोथ आर मिडिल क्लास कॉमेडी। मिडिल क्लास कैसे, मतलब अभी तक हमने जो कॉमेडी देखी है उसमें सभी अरिस्टोक्रेटिक करेक्टर थे, किंग थे, क्वीन थी, फेरी वर्ल्ड आया है, ऐसा कोई मतलब कॉमन पीपल नहीं आए हैं। अभी जो टाइमिंग ऑफ श्रू है और मैरी वाइफ ऑफ विंडसर है, इसमें मिडिल क्लास करेक्टर आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बोथ आर फार्सिकल, मतलब कॉमेडी हैं दोनों। और ये मतलब जो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर फॉरेस्ट है ना, ये शेक्सपियर ने क्वीन एलिजाबेथ है ना उनकी रिक्वेस्ट पे लिखा है। वो बोलती हैं, जो उनको ये फाल्स्टाफ करेक्टर होता है, जो शेक्सपियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है, एक कॉमेडियन होता है, इसको क्वीन एलिजाबेथ काफ़ी पसंद करती हैं, भाई मुझे ये करेक्टर बहुत पसंद आया, आई वॉन्ट टू सी फाल्स्टाफ इन लव अगेन, मैं फाल्स्टाफ को प्यार में देखना चाहती हूँ, मतलब वो कैसे प्यार कैसे करता है वो, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी फाल्स्टाफ इन लव, ठीक है। और ये करेक्टर कहाँ पे देखते हैं क्वीन एलिजाबेथ, इनका एक हेनरी IV एक हिस्टोरिकल वर्क है, उसमें आता है फाल्स्टाफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है शेक्सपियर का, एक कॉमेडियन है, ठीक है। यहाँ से इतना ही करना है। टाइमिंग ऑफ श्रू की समरी देखनी है, मैरी वाइफ ऑफ विंडसर, इन दोनों की समरी देखनी है, और ये नहीं भूलना जो मैंने बोला है। अभी बात करते हैं मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग, इट इज़ ए ट्रैगी कॉमेडी, एक ट्रैगी कॉमेडी है। इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं बेंडिक, बिट्रेस एंड डॉगबेरी, ये 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मालप्रोपिज्म। मालप्रोपिज्म एक टर्म है, इट इज़ यूज्ड फॉर कॉमेडी, लाइक जब एक करेक्टर क्या कोई भी सेम वर्ड यूज़ करके, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम लगती है उसको, और उसको अलग टाइप से प्रोनाउंसिएशन करता है और उससे हंसी आती है, लाइक अनइंटेंशनल मिसयूज ऑफ ए वर्ड बाय कंफ्यूजिंग विद
दैट साउंड सिमिलर। लाइक एक वर्ड है लाइक सरप्राइज, अगर मैं सरप्राइज को सरपेराइज बोलूँ तो ये कॉमेडी क्रिएट करेगा ना, सरप्राइज सरपेराइज। और पिनेकल्स को अगर मैं पाइनएप्पल बोलूँ, ठीक है, तो वो मालप्रोपिज्म का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये मालप्रोपिज्म होता है। और यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टर्म है ये सबसे पहले जो शेक्सपियर हैं उनका एक ये डॉगबेरी करैक्टर होता है, वो सेम मिस्टेक कर रहा था, ऐसे ही वर्ड्स यूज करता है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल शेक्सपियर का डॉगबेरी करैक्टर होता है जो मालप्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। लेकिन क्या मानते हैं, जो इसकी क्वाइन किसने किया है, सबसे मतलब किसके नाम पे मालप्रोपिज्म पड़ा है, ये रिचार्ड शेरिडन है जो हमारे अगस्टन एज के राइटर हैं। उनका एक वर्क होता है द राइवल पब्लिश इन 1775, उसमें करैक्टर आती है मिसिज मालप्रोप, उनके नाम पे मालप्रोपिज्म पड़ता है। मतलब स्पीच से दोनों की सेम होती है, वही मिस्टेक कर रहे हैं दोनों बोलने में, डॉगबेरी भी और मिसिज मालप्रोप भी सेम कर रहे हैं, लेकिन जो टर्म एग्जिस्टेंस में किसके नाम से आती है, मिसिज मालप्रोप के नाम से आती है। और ये पूछ लिया जाता है तो मालप्रोपिज्म का अर्ली एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है, शेक्सपियर के मच एडो अबाउट नथिंग में डॉगबेरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से कर लेना। चलिए, एज यू लाइक इट, इंपॉर्टेंट वर्क, इसको डीपली करना है। ठीक है, इसको अच्छे से करना है। थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नहीं भूलना, लेकिन आपको भी करना है। इट इज़ ए लॉन्ग पिकनिक इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, सेटिंग है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सेटिंग है इसकी, और ये पास्टोरल रोमांस है और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में सेटिंग है। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रोजालिन, इसका लवर है ओरलैंडो का फ्रेंड है एडम, और टचस्टोन। रोजालिन होती है जो इसकी एक कज़न होती है सीलिया। ठीक है, क्या इसकी स्टोरी बता देती हूँ मैं हल्का फुल्का। जो सीलिया है ना, इसकी कज़न है सीलिया, मतलब सीलिया के पापा यंगर हैं और इससे रोजालिन के पापा एल्डर ब्रदर हैं। और वो सीलिया के पापा उनको मतलब उनके किंगडम, उनका गद्दी छीन लेते हैं और उनको अपने किंगडम से निकाल देते हैं। ठीक है, और वहाँ ये दोनों कहाँ पे आ जाते हैं, अपने फादर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाती है, और रोजालिन के साथ सीलिया भी आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे स्टोरी चलती है। अब दूसरा कैरेक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, एक हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एडम। मैंने बताया था ना, शेक्सपियर की जब लाइफ स्टोरी करवाई थी हमने, वो शेक्सपियर किस किस प्ले में एज एन एक्टर काम करता है। ठीक है, एडम का रोल कौन अदा करता है, शेक्सपियर खुद करता है। ठीक है, वो कौन होता है एडम, ये आपको देखना है, मतलब मैं बता देती हूँ। ये ओरलैंडो जो रोजालिन का लवर होता है उसका फ्रेंड है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जैकस। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी जो फेमस स्पीच है ये है, इनको एज इट इज़ याद कर लेना। ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज, ये हम सुनते रहते हैं ना, ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेज। ठीक है, दूसरी है टू मच ऑफ ए गुड थिंग, एंड थर्ड इज़ अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये जैकस की स्पीच है। और इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स हैं जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लो द विंटर वाइंड, एंड दूसरा अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर के सॉन्ग हैं इन एज यू लाइक इट। बट इम्पोर्टेंट क्या, जो अंडर द ग्रीन वुड ट्री है, इट इज़ अ नावल रिटन बाय टॉमस हार्डी। इसी नाम से टॉमस हार्डी अपना नोवेल लिखते हैं, ये विक्टोरियन राइटर हैं। ठीक है, उसमें करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या हैं, जो शेक्सपियर के सॉन्ग हैं, और जैकस की स्पीच याद रखना है। और हमारा जो एक टचस्टोन, ये फूल होता है। शेक्सपियर के हर प्ले में ना, मोस्टली प्ले में फूल्स मिलते हैं, और उनकी जो स्पीच होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, जो वो स्टेटमेंट देते हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो टचस्टोन की जो इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है उसको याद रखना है यहाँ से। फूल थिंक्स ही इज़ वाइज नो ही इज नहीं है, ये ही इज फूल। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखना है, जैकस की स्पीच, दो सॉन्ग्स हैं, और टचस्टोन की स्टेटमेंट। चलिए, और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यूस एक्स मसीना। ठीक है, ड्यूस एक्स मसीना का मतलब गॉड फ्रॉम मसीन। गॉड फ्रॉम मसीन का मतलब है जैसे हमारी रामायण होती है या महाभारत होती है, कोई और प्ले जो लाइक मिथिकल प्ले हैं, जब गॉड बीच में आके रोल अदा करते हैं। लाइक कई प्ले में होता है, हमारे इंडियन में भी
भगवान फूलों की बारिश कर रहे होते हैं, या फिर खुद आके एज एन एक्टर काम करते हैं, या फिर कुछ किसी को आके कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, गॉड अचानक से आ जाते हैं, ठीक है। तो वो होता है ड्यूक्स एक्स मसीना। और ये जो टेक्निक है एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट है ना, ये हमारा प्ले उसी में अप्लाई किया है हमारे विलियम शेक्सपियर ने, ड्यूक्स एक्स मसीना इन एज यू लाइक इट। समझ आया कैसे? ड्यूक्स एक्स मसीना का मतलब है जब गॉड खुद आकर पार्टिसिपेट करते हैं हमारे ड्रामा में, ठीक है। लेकिन वो एज ए मतलब ये नहीं है ह्यूमन आ गए, वो हमें पता चलता है कि गॉड आ गए हैं, ठीक है। चलिए, और जो लास्ट सीन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट में एक मैसेंजर आता है, वो क्या मैसेज लेके जाता है ये आपको देखना है, मतलब क्या मैसेज दे के जाता है जो मैसेंजर है, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आता है, मतलब मैं बता देती हूँ। वो बताता है कि जो सीलिया के फादर ने जो ओरेजिलिन के फादर को घर उससे निकाल दिया था ना किंगडम से, उसकी गद्दी छीन ली थी, तो वो बोलता है वो सीलिया के फादर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो उसकी राजगद्दी वापस देना चाहता है। कुछ ऐसा मैसेज दे के जाता है, आपको इसको डीपली करना है, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो रोजालिन है ना यहाँ पे जो मेन हीरोइन है, वो हमारे थॉमस लोज होते हैं जो यूनिवर्सिटी होते हैं, उनका एक वर्क है रोजालिन। रोजालिन नाम से ही रोजालिन है थॉमस लोज का, उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है। क्या? एज यू लाइक इज़ बेस्ड ऑन थॉमस लोज रोजालिन, ठीक है। एज यू लाइक इट से इतना ही, इसको डीपली करना है, जो मैंने बताया उसको भूलना नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्वेल्थ नाइट की। ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल है इम्पोर्टेंट व्हाट यू विल। इसमें इम्पोर्टेंट करेक्टर है मालवेलियो, ये प्यूरिटन होते हैं, ठीक है, ये प्यूरिटन होते हैं। और जो हमारे एक ज्यू करेक्टर आते हैं शाइलोक, वो ज्यू होते हैं, और ये मालवेलियो प्यूरिटन होते हैं। एक करेक्टर होते हैं सर टोबी, ठीक है, और फिस्चे होते हैं, उनका ये भी फूल होते हैं, ठीक है। इनका ये सॉन्ग इम्पोर्टेंट है, इनके शेक्सपियर के ना सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है इट इज़ संग बाय, ठीक है। सर टोबी की जो मालवेलियो को डांटते हैं वो स्पीच इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड डिले सेड बाय सर टोबी फॉर मालवेलियो। और ये जो इम्पोर्टेंट सॉन्ग है संग बाय फिस्चे, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। और एक और इम्पोर्टेंट है सर एंड्रयू करेक्टर है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे एक मॉडर्न राइटर होते हैं जे बी प्रिस्टले, उनका एक वर्क होता है इंग्लिश, इसको लिख लो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। उनका एक वर्क होता है, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। जे बी प्रिस्टले का एक वर्क होता है इंग्लिश कॉमिक करेक्टर्स, उसमें वो सर एंड्रयू हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको एज ए मोस्ट कॉमिक करेक्टर अपने इसमें जो इनका जो वर्क होता है उसमें जगह देते हैं, ठीक है। मतलब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो जे बी प्रिस्टले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन है यहाँ पे? मालवेलियो, सर टोबी, सर एंड्रयू एंड फिस्टे का सॉन्ग इंपॉर्टेंट है। अभी आप ना ये सॉन्ग्स करोगे तो इनमें कन्फ्यूज़न होगा आपको, लाइक अभी ब्लो ब्लो द विंटर वाइन, ठीक है, या फिर अंडर द ग्रीन वुड ट्री, तो ऐसे पूछेंगे किस वर्क से है ये, तो इनको ध्यान से कर लेना। ऐसे तो कर लेंगे हम ये शेक्सपियर के हैं, लेकिन किस वर्क से है और किस करेक्टर ने बोला है, ये किसकी कोटेशन है। अभी बात करते हैं इसकी, थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं। जो ये हमारा ट्वेल्थ नाइट, इसकी स्टोरी क्या है चल रही है। इसमें क्या होता है, ट्विंस होते हैं वॉयला एंड स्पेशियन, ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। वॉयला सिस्टर है और स्पेशियन ब्रदर है। तो एक क्या होता है, जो सिपरेक होता है उसमें दोनों बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, और जो वॉयला है जो डिस्गाइज करती है एज ए मेल करेक्टर, उसका नाम क्या है, सिजेरियो। वॉयला अपने आप को एक मेल का भेष धारण कर लेती है एज सिजेरियो नाम से, और वो ड्यूक ओर्सिनो की कोर्ट में चली जाती है, ठीक है। और उसके पास रहते रहते सी फॉल्स इन लव विद ड्यूक ओर्सिनो से प्यार करने लगती है। लेकिन जो ड्यूक ओर्सिनो है ही इज़ ऑलरेडी इन लव विद ओलिविया, वो ओलिविया से पहले ही प्यार करते हैं। और क्या होते हैं, ड्यूक ओर्सिनो वॉयला को बोलते हैं आप मेरी तरफ से जाओ और ओलिविया को मतलब मेरे प्यार के बारे में बताओ, ठीक है। ऐसे स्टोरी चलती है, देख लेना। इंपॉर्टेंट करेक्टर है वॉयला, सेबेस्टियन, और वॉयला डिस्गाइज एज सिजेरियो, ड्यूक ओर्सिनो, ओलिविया, ठीक है। और यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसको डीपली करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। जो मैंने बोला वो भूलना नहीं है। अभी बात कर लेते हैं ट्रोलेस एंड क्रिसिडा। ट्रोलेस एंड क्रिसिडा ये शेक्सपियर का भी, वो चौसर का भी आता है ना, ये एक वर्क ट्रोलेस एंड क्रिसिडा। उनकी ट्रेजेडी होती है और शेक्सपियर की कॉमेडी होती है। सॉरी।
और एक हमारे जो स्कॉटिश चौसरियन आते हैं वहाँ पे भी है टेस्टामेंट ऑफ क्रिसिडे। ये किसका वर्क है, कमेंट करो। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। ट्रोलेस एंड क्रिसिडा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर। ठीक है, ये कॉमेडीज़ हैं, ये नॉमिनल कॉमेडी हैं, कुछ खास मतलब कॉमेडी नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन कॉमेडी बोला गया है इनको। ऑल इज वेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोला जाता है इट इज़ ए रीकास्ट ऑफ लव्स लेबर वोन। लव्स लेबर वोन मतलब क्रिटिक्स बोलते हैं ये किसी और का वर्क है, लव्स लेबर वोन शेक्सपियर का वर्क नहीं है और इसकी रीकास्ट है। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स नॉट वेल, दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइटल है और ये याद रखना है, इट इज़ रीकास्ट ऑफ लव्स लेबर वोन। फिर दूसरा वर्क है मेजर फॉर मेजर। इसमें इंपॉर्टेंट एक सॉन्ग इंपॉर्टेंट आता है, उसको देख लेना, टेक दोज लिप्स अवे। ठीक है, बता रही हूँ इनके सॉन्ग्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किस वर्क में आया है, ये किस ड्रामा में ये सॉन्ग्स आया है। इट इज़ डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट को डेडिकेटेड है। जो इनका एक ओथेलो वर्क होता है ट्रेजेडी में आएगा, वो भी जेम्स फर्स्ट को डेडिकेटेड है। इनकी थीम है जस्टिस मोरालिटी है जस्टिस मोरालिटी एंड मर्सी। मेजर फॉर मेजर क्यों इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन टू जेम्स फर्स्ट, थीम इज जस्टिस मोरालिटी एंड मर्सी, फेमस फॉर इट्स ए सॉन्ग टेक दोज लिप्स अवे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं, कॉमेडी की बात कर ली ना हमने, शेक्सपियर की कॉमेडीज़ कौन सी हैं। अभी बात करते हैं हम इनके हिस्टोरिकल प्लेस की। जो इनके हिस्टोरिकल प्ले हैं ना, ऐसा बोला जाता है ये होलिंसेड क्रॉनिकल वहाँ से उठाए गए हैं, लगभग उनसे इंस्पायर्ड हैं। मतलब जो शेक्सपियर का जो हिस्टोरिकल प्ले है उनका सोर्स क्या है, होलिंसेड क्रॉनिकल पब्लिश्ड इन 1579। चलो देख लेते हैं हम इनको। सबसे पहला वर्क है हिस्टोरिकल में हेनरी 6, इसकी 3 सीरीज आती है, हेनरी 6 1, हेनरी 6 2, हेनरी 6 3। ये बोला जाता है जो इनके जो 3 वर्क है, ये हेनरी 6, रिचार्ड 3 एंड रिचार्ड 2, ये मार्लो जो क्रिस्टोफर मार्लो होते हैं उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है। और पहला तो ये बोला जाता है ये क्रिस्टोफर मार्लो के साथ कोलैबोरेशन में लिखा है। दूसरा रिचार्ड 3 है, वो स्टाइल में मार्लेस क्यों है, मतलब उनका स्टाइल क्रिस्टोफर मार्लो की तरह है। और जो रिचार्ड 2 है उसमें उनको बोला गया, जो मार्लो का एक वर्क है एडवर्ड 2, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी है। ठीक है, मतलब क्या बोला, हेनरी 6, रिचार्ड 2, रिचार्ड 3 और रिचार्ड 2, तीनों वर्क मार्लो के स्टाइल में लिखे गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट कोटेशन आती है हमारी, जो जॉन ऑफ गंट होते हैं उनकी डेइंग स्पीच है, वो इम्पोर्टेंट है। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग, दिस कैप्चर्ड आइसल, दिस अर्थ ऑफ मेजेस्टी, दिस कैट ऑफ मार्स। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसकी स्पीच है, जॉन ऑफ गंट की है, डेइंग स्पीच है और कहाँ पे आती है, रिचार्ड 2 में आती है। अगला वर्क है हमारा किंग जॉन है, जो हिस्टोरिकल है। हेनरी 4 है, जहाँ पे जो इनका इम्पोर्टेंट करेक्टर है ना फाल्स्टाफ, जिसकी बात हुई है, जो क्वीन एलिजाबेथ ने शेक्सपियर को रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर कुछ और लिखो, आई वॉन्ट टू सी फाल्स्टाफ इन लव, तो वो करेक्टर हेनरी 4 में आते हैं। हेनरी 5 और हेनरी 8 के बारे में ऐसा बोला जाता है, जब इनकी परफॉर्मेंस हो रही थी ना इस प्ले की, ग्लोब थिएटर में हो रही थी, तो उस टाइम पे ना जो थिएटर ग्लोब है ना, जिसकी बात हम कर चुके हैं, विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1599 में। तो क्या होता है, हेनरी 8 की परफॉर्मेंस चल रही होती है, वो उसमें आग लग जाती है। ठीक है, इट वॉज बर्न। और ये फ्रेगमेंट है, ये मतलब अनफिनिश्ड है, ये लेटर फिनिश्ड बाय अदर राइटर्स। चलिए किंग जॉन के बारे में देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब हिस्टोरिकल वर्क में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें, बस ये है इनकी जो बास्टर्ड फाल्कोन ब्रिज, इनकी एक स्पीच इंपॉर्टेंट है किंग जॉन में। वो क्या है, दिस इंग्लैंड नेवर डिड नोर नेवर सेल लाई एट द प्राउड फीट ऑफ कनकरर, बट व्हेन इट फर्स्ट डिड हेल्प टू बाउंड इटसेल्फ। मतलब इंग्लैंड ने कभी डिफीट एक्सेप्ट नहीं किया, वो कभी नहीं हारा है। ठीक है, क्या याद रखना है, ये किसकी स्पीच है, बास्टर्ड फाल्कोन ब्रिज की है, कहाँ पे है, किंग जॉन में है, और किसके वर्क में है, हमारे विलियम शेक्सपियर के वर्क में। ठीक है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।